गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग मयंक धाकड़। सबसे पहले इस बच्चे का ही मैसेज दिखता है मुझे सबसे पहले। बाबू, तारा रंजन, समृद्धि वर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड्डा, राजेश, यशवी और निशु त्रिपाठी, ज्योति, जॉन, अंतिम, अनुज, अग्रहारी, @समर्थ, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। राम राम। राम राम बेटा जी, राम राम। आ जाएं सभी प्यारे प्यारे बच्चे, जुड़ जाएं फटाफट से। हाँ जी, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। आपको पता ही है सैटरडे की क्लास आपकी सर ने ली थी, क्योंकि सर का सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह रहा है तो उन्हें कंप्लीट कराना था, तो उन्होंने 2 क्लासेस कंबाइंड कर ली थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये मैंने पहले ही आपको सूचित कर दिया था कि इस वजह से सैटरडे आपकी क्लास नहीं थी इस बार। चलिए, तो अब हमारा भाग 5 खत्म हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाग 6 शुरू होने वाला है, पार्ट 6 शुरू होने वाला है। ठीक है, भाग 5 में हमने जहां छोड़ा था वहां एक आदमी और रह गया है। ठीक, हमने पार्ट 5 के अंदर शुरुआत से बात कर रहे हैं, हम आर्टिकल 52 से लेकर 147 तक हमने पार्ट 5 के अंदर ही रखा हुआ है, भाग 5 के अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की बात की, फिर संसद की बात की, फिर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की बात की, फिर उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। तो 148 से क्या है, तो 148 से 151 तक कैग है। कैग, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके बारे में समझते हुए आगे चलेंगे। CAG कैग, जिसे आप बोलते हो भारत का, नोट करते चलेंगे, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, क्या कहते हैं, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक यही चलता है, जिसे आप कहते हो कॉम्प्ट्रोलर। क्या कहते हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या कहते हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हो। नाम से ही क्लियर है, ये ऑडिट करता है। ऑडिट क्या होता है बेटा जी, सरकार पैसा खर्च कर रही है। आपने देखा था जब मैंने आपको समितियां पढ़ाई थी, तो मैंने आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ाई थी, लोक लेखा समिति पढ़ाई थी, जिसका काम ये था कि ये वाली बात जस्टिफाई करना कि सरकार जब ये कहती है हमने ये पैसा बजट का इस काम में लगाया, तो क्या वास्तव में उतना पैसा ही लगा। तो इसी तरीके से कैग एक पद है, एक डिपार्टमेंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये एक ऐसा अधिकारी है जिसके बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक बात की गई है, जहां इसके कर्तव्य, इसके शक्तियां, इसका पद, इसके बारे में बात की गई है। इन्हीं सारे तीनों चारों आर्टिकल में 148 से 151 में कौन होगा, ठीक है, इसके पावर्स क्या होंगी, इसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उस पर बात की गई है। देखो, बजट प्रस्तुत करती है सरकार। बजट क्या है कि साल भर में कितना पैसा खर्च करेगी और कितना पैसा आएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बजट। बजट क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, कि सरकार को पता है भैया हमारे पास पैसा इधर से आएगा और इतना इतना हम इन कामों में लगाएंगे। अब बजट केंद्र सरकार यानी पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट की गवर्नमेंट दोनों मिलके क्या करती हैं, लेकर आती हैं। सरकारें भी लेके आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेके आती है, आपको पता है, और राज्य सरकारें भी लेकर आती हैं। अब ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है यानी बजट है, अब इसमें केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब बजट लेकर आते हैं कि हम ये काम करेंगे, जैसे महिलाओं के लिए आई कि भैया महिला सम्मान पत्र योजना एक चल रही है, महिला सम्मान पत्र योजना, जिसमें महिलाएं जो हैं, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर है कि जो बिटियाएं हैं, बुजुर्ग भी हों 60 साल तक की, आप उनके नाम पे क्या कर सकते हो, पास के पोस्ट ऑफिस में FD करा सकते हो 2 साल की।
2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की 2 साल की एफडी करा सकते हो, उस पे 7 पॉइंट समथिंग से ऊपर का रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है पोस्ट ऑफिस में, और एक खाते से एक ही वो हो सकती है, यानी एक आधार से एक ही एफडी लिंक हो सकती है। तो इस तरीके की सरकार, केंद्र सरकार एक योजना लेके आई है जिससे महिलाओं में थोड़ा सा पैसे की बचत को लेकर और सशक्तिकरण बढ़े। ठीक, अच्छा, अब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये महिलाओं के कल्याण के लिए है तो महिला विकास और बाल कल्याण मंत्रालय जो होता है, वुमेन एम्पावरमेंट जो मंत्रालय होता है, वो मंत्रालय इस काम को देखेगा, वही इसका ड्राफ्ट बनाएगा, सब कुछ करेगा, इस मंत्रालय को पैसा भी दिया जाएगा। अब इस मंत्रालय को, इस मिनिस्ट्री को जब पैसा दिया जाएगा तो इस मिनिस्ट्री के अंदर भी छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये डिपार्टमेंट कहाँ कितना और कैसे कब पैसा खर्च किए, इस बात की पूरी जानकारी इनको किसको देनी पड़ेगी, कैग को देनी पड़ेगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देनी पड़ेगी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को देनी पड़ेगी। कितना खर्च हुआ, किसमें खर्च हुआ, किसने खर्च किया, ये हर एक चीज देनी पड़ेगी। अब आप कहोगे वास्तव में ऐसा होता है, मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि ये पैसा आम जनता का है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारें अपने सरकारी बंगले में उस पैसे को खर्च कर लें और फिर डकार भी न लें, ऐसे कह दे मजा आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, यह आम जनता का पैसा है। और आप यकीन नहीं करोगे, 2014 से पहले के जो कैग रहे विनोद राय जी, उनके बारे में पढ़िएगा, उन्होंने ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला खोला था कि सरकार ने कुछ क्या करी है, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है, घपले किए हैं, कई बार कैग की रिपोर्ट में खुलता है। तो ये जो कैग है, कहां पैसा खर्च हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, ये पूरी इसने ऑडिट किया, सरकार के बिल लिए, एक एक चेक किया कि सरकार बता रही है इस दिन इतना पैसा खर्च, यहां ऐसा, ठीक है, मैच किया। अब उसको क्या करा, वो रिपोर्ट उठा के, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट साहब किसके सामने रखते हैं, पार्लियामेंट के सामने रख देते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट साहब को देगा। प्रेसिडेंट साहब कहां रखते हैं, पार्लियामेंट में रखते हैं। पार्लियामेंट में इसे चेक कौन करता है, सबसे पहले लोक लेखा समिति, आपकी पब्लिक अकाउंट कमिटी चेक करती है। ठीक है, इतना समझना है, इससे अलग कुछ नहीं समझना है। एक तो याद रखना है कैग का काम क्या है, ये देखना, ऑडिट करना, सरकार ने कहां कितना पैसा खर्च किया, क्या सही आंकड़े दे पा रही है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 ये न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों को चेक करता है, ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों को भी चेक करता है। ठीक है, इस समय कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैग का, कैग बनने के लिए, तो कोई योग्यता डिसाइड नहीं है संविधान में। ये इसका मतलब इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति जी अपने अकॉर्डिंग किसे भी कर सकते हैं जिसे फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज हो। तो एलिजिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। इन्हें हटाया कैसे जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे हटते हैं बिल्कुल वैसे हटाया जाता है। सैलरी कितनी मिलती है, 90,000 पर मंथ मिलती है। ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है, 90,000 पर मंथ मिलती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, तो याद रखना, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1900, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसके कर्तव्य, इसकी शक्ति, कर्तव्य, शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, तो आज जो कैग का दिखता है आपको, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। ठीक है, यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत ये काम है। कोई दिक्कत, ये बताओ। ठीक, अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, कि रिटायरमेंट के बाद ये क्या करेगा, तो लिख लें, रिटायरमेंट के बाद ये क्या कर सकता है। तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई पद प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि इसने उनके बारे में सच्ची पहले ऑडिट की हैं। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर
कोई पद प्राप्त नहीं करेगा, अंडर कोई प्राइवेट नौकरी कर सकता है किसी कंपनी में, कोई पद प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक, कोई दिक्कत? हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? रिटायरमेंट एज बता तो दिया, 6 साल या 65 वर्ष, या तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप 65 ईयर के हो गए तो आपको 65 ईयर होने की वजह से आपको क्या करा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट साहब कोई इसमें क्लियर नहीं है कि कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। प्रेसिडेंट साहब की नजर में वो फाइनेंशियली नॉलेज रखने वाला होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री साहब इसके बारे में काम करेंगे। एक चीज और याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट का मादा कहां जाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का राष्ट्रपति को देता है, ऐसे ही लिखना स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल गवर्नर को सौंपता है। किसको देता है? राज्यपाल गवर्नर को देता है, गवर्नर को सौंपता है। कैग स्टेट का ऑडिट जब करेगा तो वो रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा, गवर्नर को देगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जब ऑडिट करता है तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति जी को देता है, वो संसद के सामने रखते हैं। ऐसे ही यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, और राज्यपाल किसके सामने रखेंगे? विधानसभा के सामने, विधानसभा के सामने। हर राज्य में एक विधानसभा होती है ना, उसके सामने रखेंगे कि देखो सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है, यहां खर्च किया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ, आपको भी बना सकते हैं रवि जी, आपको भी बना सकते हैं, अगर आपको नॉलेज हो इतनी अच्छी फाइनेंस की कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 के तहत आपकी सिफारिश करे, तो फिर प्रधान राष्ट्रपति जी आपकी भी नियुक्ति कर सकते हैं एज अ कैग। तो कुछ कैग में विशेष नहीं है, बस इतना ही है, इसे याद रखना है, इसे याद रखना है और बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैग के बारे में, ये पूछा जाता है बेटा आर्टिकल, तो वो बताओगे 148 से 151। फिर पूछा जाता है काम क्या करता है, ऑडिट इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कार्यकाल पूछा जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। रिजाइन, अगर इन्हें पद से हटाना है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है, आसान नहीं है, ठीक है। और अपना रिजाइन किसको देके जाएंगे? रिजाइन देके जाएंगे राष्ट्रपति जी को, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि रिपोर्ट किसको सौंपा जाता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो आप बताएंगे रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट साहब को देता है, और प्रेसिडेंट साहब इस फिर रिपोर्ट को किसके सामने रखते हैं? संसद के सामने रखते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट गवर्नर को देता है, जो विधानसभा के सामने रखते हैं। अब आ जाइए किसके लिए? पार्ट 6 के लिए बात करते हैं, भाग 6 के लिए बात करते हैं। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के लिए बात करते हैं, ठीक है साहब, कोई दिक्कत है? ठीक, चलिए। अच्छा, कैग के लिए एक चीज और देखना, ये स्टेटमेंट है, कभी पूछा तो नहीं गया है बट फिर भी यहां लिख लो। डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे संविधान का महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। संविधान का क्या कहा है? महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा है, अधिकारी कहा है। ये कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, शुरू में कर लो, एंड में कर लो, कहीं पे भी नोट कर लो इस बात को, ठीक है ना। और ये कहा है कि ये सार्वजनिक धन का रक्षक होता है। क्या कहा है? सार्वजनिक धन का, यानी पब्लिक मनी का रक्षक होता है, सार्वजनिक धन का रक्षक कहा है। ये पूछा गया है, कहा है। ये दो चीजें विशेष तौर पर याद रखनी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट जो है इनके बारे में, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ, तो आर्टिकल 152 151 तक तो ये आ गया, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसको एक लिमिटेड टाइम तक के लिए रखा जा रहा है, उसके बाद में सिचुएशन, सैलरी ही 90,000 है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद इसका काम खत्म होता है, काम खत्म होता है तो उसके बाद
ये कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर ये कहीं पे भी प्राइवेट जॉब कर सकता है। हाँ, एक लिमिटेड तो मिलती है, ठीक है, एक लिमिटेड तो इसको पेंशन दी जाती है। आओ राज्य यानी कि स्टेट की बात करते हैं, भाग 6 आर्टिकल 152 से लेके 237। आर्टिकल 152 में किसकी बात है? राज्य की परिभाषा है कि राज्य का मतलब क्या होगा। यहाँ राज्य का मतलब है स्टेट, भारत के अलग अलग राज्य, भारत के अलग अलग स्टेट्स, भारत के अलग अलग राज्य की बात हो रही है आर्टिकल 152 में। कि राज्य क्या है? कि राज्य वो हैं जो कि आपके अनुसूची 1 में लिखे गए हैं, राज्य वो हैं जिनमें अपनी एक एक विधानसभाएं हैं, राज्य वो हैं जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है अपने राज्य के लिए। ये राज्य की परिभाषा है। फिर बात आती है राज्य का विधानमंडल 168 से लेकर 212 तक। 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में बात है। राज्य का विधानमंडल यानी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था। फिर उसके बाद 213 में राज्यपाल की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, यानी राज्यपाल के पास क्या पावर है कानून बनाने की, राज्यपाल के पास सिग्नेचर करने होते हैं उसे, ये पावर है। फिर आती है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका यानी गवर्नर की बात करेंगे, राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। 153 से लेकर 167 तक आता है इस बारे में। 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं हम। फिर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आपका, उच्चतम न्यायालय तो आपको पता ही है 214 से लेकर आता है, ठीक है ना, 214 से लेकर 232 तक है आपका उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय नहीं होना चाहिए यहाँ पे भाई, इसे करो उच्च न्यायालय, क्या करो इसे, हाई कोर्ट करो, हाई कोर्ट करो, ठीक है ना, हाई कोर्ट करो, ठीक, हाई कोर्ट कर लो इसको, ठीक। तो आप इसे वैसे कायदे में तो देखो सुप्रीम कोर्ट तो हम पढ़ के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो आप और हम पढ़ के बैठे हैं 124 से लेकर 147 तक। अब हमें समझना है उच्च न्यायालय के बारे में, 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट्स के बारे में, और फिर उसके अंडर लोअर कोर्ट्स के मामले में जो भी सरकार के यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं 233 से लेकर 237 तक, इस बारे में बात करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल 152 किसके बारे में बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। फिर बात आती है 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका की बात होती है, यानी गवर्नर की बात करेंगे। गवर्नर के बाद और कौन अधिकारी होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कार्यपालिका में गवर्नर है, गवर्नर के अलावा काम को एग्जीक्यूट कराने वाले यानी कि चीफ मिनिस्टर और बागड़ बिल्ले हैं, ठीक। उसके बाद 167 के बाद 168 से लेकर 212 तक आप बात करोगे राज्य के विधानमंडल पर, राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर पर जहां कानून बनता है। तो सबसे पहले 152 याद रखना है, 153 से लेकर 167 आपको याद रखना है राज्य की कार्यपालिका, 168 से लेकर 212 आपको याद रखना है किसके बारे में, आपको याद रखना है कि यहां हम बात करेंगे किसके बारे में, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद अगर किसी राज्य में है उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद 214 से लेकर 232 तक आप और हम बात करेंगे किसके बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोअर कोर्ट के बारे में बात करेंगे 233 से 237 तक। अब सबसे पहले समझो, क्योंकि आपने और हमने बात की 153 से लेकर 168 तक हम बात करेंगे किसके बारे में, हमने कहा हम बात करेंगे 168 तक राज्य की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है उसके बारे में। तो 153 सबसे पहले कहता है हर राज्य के अंदर एक गवर्नर होगा, हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा। आप जानते हो हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होता है, और 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में एक गवर्नर हो सकता है। ये भारत का 7वां संविधान संशोधन है, 1956 में हुआ था, नोट करना चाहो तो कर लेना। यहाँ 7वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन है भारत सरकार का, ठीक है। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, और उसमें यह कहा गया था कि संसद के पास अधिकार है, मतलब इन द सेंस राष्ट्रपति को पावर होती है कि प्रेसिडेंट साहब को पावर है कि वो एक स्टेट के
एक व्यक्ति को एक से ज्यादा स्टेट में क्या कर सकता है, एज अ गवर्नर नियुक्त कर सकता है, एज अ गवर्नर नियुक्त कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट साहब। वैसे तो राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा ही होगा, लेकिन एक आदमी एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर भी क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। अब ऐसे में उसे सैलरी तो कहा जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं। अगर वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर है तो फिर उसकी सैलरी कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं कि कितनी देनी है, फिर ये डिसाइड करते हैं कितनी देनी है। तेजेंद्र अभी अभी बताया आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा। ठीक, आर्टिकल 154 की बात करते हैं। आर्टिकल 154 कहता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति जी के लिए कहता था कि राज्य की यानी स्टेट की सारी काम करने की पावर, कार्यपालिका संबंधी ऑल द पावर आर विद इन द हैंड ऑफ द गवर्नर। वो सारी स्टेट के अंदर काम करने की शक्तियां, कोई भी लॉ बनाने की शक्ति किसके अंदर आती है, राज्यपाल के अंदर आती है, जिसका यूज या तो वो खुद करेगा या अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करवाएगा। यहां तक समझ में आया। 154 बात करता है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। किसके कहने पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पर, आर्टिकल 74। और राज्यपाल कब तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति जी का मन करे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब तक जितना बताया फिर से सुनो। आर्टिकल 152 राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है कि राज्य किसे कहते हैं, कि जिसका अपना एक विधान मंडल होगा जो अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा। राज्य क्या है, एक निश्चित सीमा के अंदर एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये वाली बातें चलती हैं। 153 कहता है कि हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 का, जिसके बाद कहा गया एक इंसान भी एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ठीक, फिर बात आई 154। 154 ये कहता है कि सारी राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका कंट्रोलर कौन है, तो कहा गया उसका कंट्रोलर है गवर्नर। और गवर्नर उस पावर का यूज खुद करेगा या अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से कराएगा। आर्टिकल 154 ये कहता है कि ये इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो बोले प्रेसिडेंट साहब करते हैं। प्रेसिडेंट साहब किसकी सलाह पर करते हैं, बोले मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। फिर बात निकल कर आई कि ये कब तक अपने पद पर रहेंगे, बोले जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहें, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने प्रसाद देना बंद कर दिया, भगा देंगे इन्हें। ठीक है ना, जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहें तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात आती है कार्यकाल। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो तुम। 156 कहता है, 156 कहता है कार्यकाल कब तक का रहेगा। तब फिर भी जैसे आपने कह तो दिया 154 में कि नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं और तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी चाहेंगे, लेकिन फिर भी 156 कहता है कार्यकाल कब तक है, तो जब से गवर्नर अपना पोस्ट होल्ड करता है तब से लेकर 5 साल तक क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। लेकिन समय से पहले भी रिजाइन कर सकता है। रिजाइन किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। और समय से पहले खुद प्रेसिडेंट साहब भी उसको हटा सकते हैं, किसी और स्टेट का बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसकी पूरी जॉब किस पर डिपेंड करती है, प्रेसिडेंट साहब की लाइकिंग पर डिपेंड करती है। प्रेसिडेंट साहब के ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। मेरी बात फिर से समझिए। 152 राज्य की परिभाषा। 153 मेरे साथ साथ बोलते चलिए क्योंकि रिवाइज करने में काम आएगा। हर राज्य का एक गवर्नर होगा, एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर हो सकता है। 154 बात करता है कि ये जो राज्यपाल होंगे इनकी पावर्स जो होंगी, स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनके हाथ में। 155 इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं। 156 कार्यकाल कब तक का है, 5 साल का है। पहले रिजाइन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किसको देंगे, प्रेसिडेंट साहब को देंगे। प्रेसिडेंट साहब क्या खुद हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो इससे ज्यादा इनका 156 कार्यकाल हो गया। 157 योग्यताएं। कौन बन सकता है, गवर्नर। तो गवर्नर बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए।
कौन होना चाहिए? एक तो भारत का नागरिक और 35 साल की उम्र और राष्ट्रपति जी के अकॉर्डिंग ऐसा बंदा हो जिसे वो गवर्नर बना सके, यानी मंत्री परिषद की तरफ से उन्हें क्या होना चाहिए? उन्हें एक प्रपोजल मिला होना चाहिए। तो केवल 2 ही योग्यताएं चाहिए गवर्नर बनने के लिए, एक तो भारत का नागरिक और 35 साल की आयु। ये एक संविधान में लिखा हुआ। 158 है राज्यपाल के लिए शर्तें, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है टू बिकम अ गवर्नर। एलिजिबिलिटी तो यही है कि 35 साल के होने चाहिए और भारत के नागरिक, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है आर्टिकल 158 में। वो ये है कि वो ना तो सांसद एमपी होना चाहिए, ना ही विधायक एमएलए होना चाहिए, ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होना चाहिए, ना ही एमएलए होना चाहिए। अगर ऐसा सदस्य राज्यपाल बनता है तो उसी समय संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी उसे कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भारत सरकार से कहीं और से पैसा ले रहा हो। सीधी बात है, आर्टिकल 158 आपको सिंपली एक चीज कहता है कि जब आप गवर्नर बनना चाहते हो तो अगर आप पहले से एमएलए हो या एमपी हो तो आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 जगह से सैलरी नहीं ले सकते हो कि एमएलए और एमपी के तौर पर भी आप ऑलरेडी सैलरी ले रहे हो। इसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी जैसे ही आप राज्यपाल बनोगे। 159, अब इन्हें शपथ कौन दिलाता है? 159 कहता है इन्हें शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि यहां तक तो आपको समझ में आया कि भैया इनको शुरुआती दौर में आपको पता पड़ गया इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया 155 नियुक्ति राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। लेकिन भैया 159 ये कहता है कि इन्हें शपथ कौन दिला रहा है, तो शपथ दिलाने के लिए कौन होने चाहिए? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। कौन होना चाहिए? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का ही सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। यानी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है। तो यहां राज्य के अंदर पावर राज्यपाल की वही है जो पूरे देश में प्रेसिडेंट की है। तो इसको कौन शपथ दिलाएगा? तो इसे शपथ दिलाएंगे कौन? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। अब तक जितना बताया चलो उसको रिवाइज करो। 152 किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा की राज्य क्या होता है, स्टेट की डेफिनेशन, ये साथ की साथ याद होने लग जाएंगे अगर करना शुरू करोगे। आर्टिकल 153 एक गवर्नर होगा। कौन होगा? एक गवर्नर होगा, ठीक है। आर्टिकल 154 गवर्नर की पावर्स क्या होंगी, यानी गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, ठीक है। राज्य की एग्जीक्यूटिव का क्या होगा? प्रमुख होगा, चीफ होगा, यह कहा गया है आर्टिकल 154। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो बात आई अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति करने का काम। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति करने का काम किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट करने का काम। आर्टिकल 156 नियुक्ति हो गई, कार्यकाल टेन्योर कितना रहेगा? तो टेन्योर रहेगा 5 ईयर, जिस दिन से पोस्ट संभालेगा। रिजाइन किसको देगा? तो रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। अच्छा जी, कब तक अपने पद पर रहेगा? 5 साल लिखा है, लेकिन कब तक पद पर रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर जब तक राष्ट्रपति जी खुश हैं, ऑफ द प्रेसिडेंट जब तक राष्ट्रपति जी प्रसाद दे रहे हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। ठीक, आ रही बात समझ में? यहां तक का समझ में आया? 156 कार्यकाल हो गया। अब 157 कहता है योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं क्या हैं? तो कहा भैया एलिजिबिलिटी केवल 2। एलिजिबिलिटी केवल 2। एलिजिबिलिटी देखो आराम से याद होते हैं सारे के सारे। एलिजिबिलिटी कितनी? केवल 2।
एक भारत का नागरिक, एक क्या भारत का नागरिक हो, और दूसरी क्या बेटा जी 35 साल की उम्र, 35 ईयर का। 158 कुछ शर्तें, 158 कहता है शर्तें, शर्तें क्या, एमएलए या एमपी न हो, एमएलए या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद या राज्य की विधानमंडल का सदस्य न हो। ठीक है, अगर है तो भैया रिजाइन कर दे लाला, फिर रिजाइन करना पड़ेगा, राजी राजी करना पड़ेगा, राजी राजी रिजाइन करना पड़ेगा। यहां तक 158 तक ये क्लियर होता है। अब बात थी 159, सारी बातें हो गई, शर्तें वर्तें। अब ये भी तो बताओ कि शपथ कौन दिलाएगा, शर्त के बाद बताओ शपथ, ओथ कौन दिलाएगा। तो 159 कहता है ओथ दिलाएगा हाई कोर्ट एचसी का कौन, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, या वो नहीं है तो हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। तो फिर हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जो सबसे ज्यादा सीनियर हो, सीनियर मोस्ट जज, वो दिलाएगा। यहां तक समझ में आ गई बेटा जी, 159 तक समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, यहां तक समझ में आ गई ना। 2-3 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा, ज्यादा परेशान ना हुआ करो। ठीक, 160 कहता है कि ये कोई काम भी करेगा, ये गवर्नर कोई काम भी करेगा, तो बोले हाँ करेगा ना। अगर इमरजेंसी आती है तो ऐसे में राज्यपाल के क्या कर्तव्य होंगे। 160 कहता है देखो भैया बाकी काम तो राज्यपाल करता ही करता है, बाकी काम तो राज्यपाल करता ही करता है, जैसे प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर करते हैं तब जाके कोई लॉ पास होता है, ऐसे ही गवर्नर साहब साइन करते हैं तब जाके राज्य की विधानसभा से कोई लॉ पास होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे में गवर्नर की क्या ड्यूटीज होंगी, यह आर्टिकल 160 में है, यह आर्टिकल 160 में दे रखा है। 161 क्या कहता है, जैसे आर्टिकल 72 याद होगा, आर्टिकल 72 याद होगा, राष्ट्रपति को कुछ जुडिशियल पावर मिली हुई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है ऐसे राष्ट्रपति जी को भी कुछ जुडिशियल पावर मिली हुई थी, बताया था मैंने आपको। कौन कौन सी बताई थी, जैसे परिहार बताई थी, प्रविलंब बताई थी, रिस्पाइट बताई थी, कम्यूटेशन बताई थी, लघुकरण, ये सब बताई थी 5 तरीके की। ऐसे ही आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 ये कहता है कि गवर्नर को भी क्षमादान की, पार्डनिंग की सॉरी पावर्स मिली हुई हैं, निलंबन कर सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं, मतलब जितना चाहें उसे प्रविलंब कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ठीक है, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, वो पांचों की पांचों पावर इनके पास भी है, लेकिन मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। मृत्युदंड की सजा को गवर्नर कभी माफ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो काम गवर्नर साहब, राष्ट्रपति जी करते हैं, आर्टिकल 72 के तहत 5 तरीके की जुडिशियल पावर हैं, वो पांचों पावर यहां पे भी है, विराम से लेकर आपके लघुकरण तक पांचों पावर किनके पास हैं, इनके पास भी हैं, लेकिन मृत्युदंड नहीं माफ कर सकते, ये बात याद रखना। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 162 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताता है, यानी राज्य की जो कार्यपालिका होगी, यानी आपका जो कानून को लागू कराती है उसके पास क्या पावर होंगी उसके बारे में बात करता है। इस पे 160 से फिर से रिवाइज करो। 160 ये कहता है जब इमरजेंसी आएगी तो फिर ऐसे में गवर्नर की क्या पावर होंगी। तो इमरजेंसी जब होती है तो गवर्नर की कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से। इमरजेंसी कौन सी, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लग जा रहा है तो संसद ही तो उस राज्य के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। पढ़ाया था ना राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, आर्टिकल 356 के बारे में बताया था। तब संसद कानून बनाती है उस स्टेट के लिए जहां प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होता है या राज्य में आपातकाल लगा होता है। तो ऐसे में
सारी जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है वो किसको आती है, वो गवर्नर को आती है। तो आर्टिकल 160 ये कहता है कि जब कभी इमरजेंसी लग जाए किसी स्टेट में तो गवर्नर के हाथ में क्या पावर है, गवर्नर क्या करेगा। ठीक, आ रही बात समझ में। आर्टिकल 161 ये कहता है कि गवर्नर भी क्षमादान कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को क्षमादान नहीं करेगा। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कोई फालतू की बात है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना इस बात पे। 163 पे ध्यान दो, 163 पे ध्यान दो कि जो गवर्नर है उसकी मदद करने के लिए, उसको एडवाइस करने के लिए हर स्टेट के अंदर एक मंत्री परिषद होगी और राज्यपाल इसी की सलाह पर काम करेगा। आर्टिकल 74 जैसा लग रहा है, आर्टिकल 74 जैसा लग रहा है। देखो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट का था, क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, जुडिशियल पावर प्राप्त है प्रेसिडेंट को, जुडिशियल पावर। ठीक, ऐसे ही यहां 161 ने कहा गवर्नर को भी जुडिशियल पावर प्राप्त है, गवर्नर को भी क्या प्राप्त है, जुडिशियल पावर। आर्टिकल 74 कहता है प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी काउंसिल, इट्स काउंसिल की सलाह पर काम करता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि सीएम और उसकी काउंसिल की सलाह पर काम करेगा कौन, काउंसिल की सलाह पर काम करेगा कौन, गवर्नर। मिलते जुलते से लग रहे हैं, मिलते जुलते से लग रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो राज्यपाल की सहायता के लिए एक काउंसिल होगी और राज्यपाल इसी की सलाह पर काम करेगा। काउंसिल किसकी होगी, आपकी चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर, सीएम एंड इट्स काउंसिल। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, आर्टिकल 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, हर राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे विधानसभा के अंदर, जिसके सबसे ज्यादा एमएलए होंगे, उसी का तो प्रमुख को राज्यपाल क्या बनाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा राज्यपाल, किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। और ये कब तक रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक राज्यपाल चाहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही कहेगा ये हटा दो, ये नई लिस्ट है, तो वो कर देगा। बिल्कुल आर्टिकल 75 लग रहा है, बिल्कुल आर्टिकल 75 लग रहा है यहाँ पे 164 में। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, जैसे मंत्री परिषद, सेंट्रल मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताओ कोई हो तो बताओ मुझे। ठीक है, हाँ, सैन्य शक्तियां तो बेटा वो तो आप खुद जानते हो, वो तो देश का राष्ट्रपति है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख है, ये गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, इतनी पावर थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक, आ रही बात समझ में। तो देखना यहां पे जो आर्टिकल, अरे कहां गया, यहां जो आर्टिकल 75 है नियुक्ति, यहां आर्टिकल 164 है, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति ये कर रहा है, उसकी काउंसिल की नियुक्ति ये कर रहा है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, अभी सिद्धरमैया जी कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की दौड़ में थे, तो किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली होंगी राज्य की विधानसभा में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनाना, फिर चीफ मिनिस्टर अपनी लिस्ट पकड़ाएगा कि ये मेरे मंत्रिमंडल में होंगे, काउंसिल में होंगे, उनकी एंट्री करा देगा आर्टिकल 164 के तहत। और ये कब तक काम करेंगे, जब तक कि गवर्नर चाहेगा। और गवर्नर हर चीज कब तक चाहता है बेटा, आर्टिकल 163, जब तक चीफ मिनिस्टर चाहता है तब तक चाहता है, वो हटा देगा। तो यानी कि ये जितने भी मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के जितने भी कौन है मंत्री परिषद है राज्य के अंदर, वो तब तक काम करेंगे जब तक कि गवर्नर साहब चाहेंगे, क्योंकि गवर्नर साहब जब चाहें इनको हटा देंगे। ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। गवर्नर साहब के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जब तक वो चाहें तब तक ये अपने पद पर रहेंगे। हालांकि इनको हटाने में गवर्नर का कोई रोल नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री जी लिस्ट बदल देते हैं तो गवर्नर साहब शपथ दिला देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अरे प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति में केवल शपथ ही तो दिलाते हैं, बाद में किसको कौन सा मंत्रिमंडल देना है ये तो खुद मोदी साहब हटाते डोलते हैं। तो ऐसे ही 164
चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर है। मुझे लग रहा है कोरिलेट कर पा रहे होगे अच्छे तरीके से। बस ये याद रखना, जैसे मैंने वहां बोला था आर्टिकल 75 में कि प्रधानमंत्री की जो काउंसिल होती है, प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होता है, वो लोग सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के लिए। तो यही स्टेटमेंट 164 में सिर्फ इतना बदलेगा कि राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर जो मंत्री परिषद है चीफ मिनिस्टर की, वो कंबाइंडली विधानसभा के लिए, क्योंकि विधानसभा में आंसर देना पड़ता है, उत्तरदायी है, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के लिए। सिर्फ चीजें इतनी बदलनी है, ठीक है। आर्टिकल 165 कहता है राज्य का महाअधिवक्ता, जिसे आप बोलते हो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया था कि एक होता है अटॉर्नी जनरल, जो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार का वकील होता है ना। एक मैंने आपको अटॉर्नी जनरल पढ़ाया था जो कि केंद्र सरकार का वकील होता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आर्टिकल 165 में राज्य के अंदर भी एक एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि अगर उस राज्य, उस स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने कोई केस लगाया है तो उनका वकील कौन होगा, तो आप याद रखोगे राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165। ये राज्य सरकार का विधि यानी कि लीगल एडवाइजर है, उनका वकील है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राज्यपाल। जैसे वहां अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते थे, राज्यपाल करेगा। ये राज्यपाल से प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, पद पर रहते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यहीं लिख लेना। लेकिन सरकार के अगेंस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो एडवोकेट ऑलरेडी उनका वकील है। लेकिन सरकार के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताओ जरा जल्दी से, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताओ। 76, शाबाश श्रुति ने बता ही दिया। 76, श्याम ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया। यहां 165 है, पता है, इसीलिए भाग 5 अच्छे से समझना है, क्योंकि भाग 5 समझ में आ जाता है तो भाग 6 समझ में आ जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रहा है वही राज्यों में चल रहा है, बस आर्टिकल बदलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। राज्य के खिलाफ ना कोई सलाह देगा ना कोई मुकदमा लड़ेगा। योग्यता हाई कोर्ट के जज की तरह, जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह योग्यता थी अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 76 में, यहां आर्टिकल 165 में राज्य के महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की योग्यताएं हाई कोर्ट के जज की तरह हैं। सरकार के अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ना, सरकार के अगेंस्ट कोई एडवाइस नहीं देनी, क्योंकि सरकार का वकील है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। कार्यकाल निश्चित नहीं है, उसका भी निश्चित नहीं था। वेतन उनका भी कौन, प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते थे कितने केस लड़े हैं, ऐसे ही इनका भी राज्यपाल साहब इनका वेतन डिसाइड करेंगे। कोई दिक्कत 165 में, कोई दिक्कत। एक बार फिर से रिवाइज करें गुड्डा, एक बार फिर से रिवाइज करें सोना, आ जाओ। कहां गया, कहां थे हम, यहां आ जाओ। तुम यहां आओगे तभी रिवाइज करोगे बढ़िया तरीके से। फिर से रिवाइज करो। 152 क्या बताया, राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या होगा। तो उसमें हमने बताया कि हर स्टेट वो होता है जो अपने लिए कानून बनाएगा, उसके अंदर विधानसभा होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया होगा जिसके अंदर उस गवर्नमेंट का रूल चलता होगा, कुछ कानून होंगे, ये सब बात करी 152। 153 कहता है एक गवर्नर होगा, गवर्नर जो होगा वो एक व्यक्ति भी एक से ज्यादा स्टेट का हो सकता है। 154 की राज्य के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो किसके अंडर होंगी, तो गवर्नर साहब के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। फिर 155 उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो क्लियर हुआ, अपॉइंटमेंट करेंगे कौन, राष्ट्रपति जी। 156 कार्यकाल बोले 5 साल का, रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। कब तक पद पर रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति जी चाहें। 157 योग्यताएं, 2 ही योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक 35 साल। 158 शर्तें कि एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, है तो हटा दो भैया। 159 शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, इन्हें क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। मैम अभी तक कोई भी व्यक्ति एक ही समय में, हाँ क्यों नहीं, एक ही समय में 2 स्टेट के राज्यपाल क्यों नहीं है, देखो जल्दी देखो,
आनंदीबेन पटेल को देखो, कितने स्टेट की राज्यपाल हैं, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी से देखो, ठीक है, जल्दी से देखो, पता लगेगा। 159 ओथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? शपथ के बारे में बात करता है कि शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज दिलवाएगा। ठीक है। आर्टिकल 160 क्या कहता है कि इमरजेंसी के समय कुछ आकस्मिकताओं में इसका कौन से कर्तव्य होंगे। कुछ इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय गवर्नर के कर्तव्य क्या होंगे, समय गवर्नर के क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे, कैसे क्या काम करेंगे। ठीक है, 161 हो गया बेटा। फिर मैंने आपको बताया था 160, अच्छा 160 हो गया। अब 161 बताओ, मैच करती हैं बहुत सारी चीजें। 161 किसके बारे में बात करता है कि भैया इनकी भी क्षमादान करने की पावर, क्षमादान की क्या है पावर, लेकिन मृत्युदंड माफ नहीं करेंगे, मृत्युदंड माफ नहीं करेंगे, बाकी इनकी क्षमादान की पावर है। ठीक है ना, हाँ, मृत्युदंड छोड़कर सब कुछ कर सकते हैं। ठीक। 162 मैंने कहा था कुछ खास नहीं है, भूल जाओ तो भूल जाना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, इसके बारे में बात है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाना चाहो तो भूल जाना। आर्टिकल 163 क्या कहता था, क्या बताया था आपको? आर्टिकल 163 क्या कहता था, फटाफट से बताएंगे बेटा। वॉइस तो आ रही है, ठीक है ना, वॉइस तो आ रही है, कौन कह रहा है नहीं आ रही है? ठीक है। आर्टिकल 163 की राज्यपाल की सहायता के लिए कौन होगा? राज्यपाल सीएम और उसकी काउंसिल की सलाह पर काम करेगा, और उसकी काउंसिल की सलाह पर काम करेगा। सीएम और उसकी काउंसिल की सलाह पर काम करेंगे, सलाह पर काम करेंगे। कौन कौन काम करेंगे? गवर्नर साहब। 164 क्या कहता है कि भैया सीएम का अपॉइंटमेंट, काउंसिल का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर साहब करेंगे अपॉइंटमेंट। इन सब का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं। इन सब को अपॉइंट कौन करते हैं? तो निकल के आया गवर्नर साहब इन सब को अपॉइंट करते हैं। कोई दिक्कत? 164 तक क्लियर हो गया, 164 तक क्लियर हो गया। अच्छा 165 भी तो बता दिया है। एडवोकेट जनरल 165, 165 वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य का महाअधिवक्ता, राज्य सरकार का वकील। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य सरकार के वकील के बारे में बात होती है। अब बात करेंगे आर्टिकल 166 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 166 राज्य सरकार कैसे काम करती है उसके बारे में है। आर्टिकल 167 राज्यपाल को सूचना उपलब्ध कराएंगे, कौन? मंत्रिपरिषद। और जितनी भी जब भी सहायता मांगेंगे तो राज्यपाल को वो सूचना देंगे, चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी मंत्रिपरिषद सूचना देंगे, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 168 है राज्य के विधानमंडल की संरचना और गठन, और यहीं से हम शुरू करेंगे कल का टॉपिक। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा? मृत्युदंड नहीं माफ कर सकते हैं, तो फांसी की सजा मृत्युदंड है। आर्टिकल 161 में आप किसी भी तरीके से मृत्युदंड को माफ नहीं करोगे, इसीलिए मैंने वो स्पेशली लिखा दिया था। ठीक है, तो इतना दिमाग में बैठा के रखना है। बहुत मजेदार है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे तरीके से पढ़ चुके होते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट तो बच्चों का खेल है, 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। आपको कल विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, बड़े आराम से समझा दूंगी। ऐसे भग के समझ में आएगा कि कूद कूद के याद कर लोगे। सो ही तुम्हारा राज्य भी खत्म, फिर भाग 7 पढ़ रहे होंगे, फिर भाग पढ़ेंगे कौन सा? नवा, ऐसे करके खत्म कर देंगे। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन कराएंगे? गवर्नर साहब ही कराएंगे। शपथ दिलाना होता है। आपको मैंने बताया है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कोई पद नहीं होता, वो तो साधने के लिए जिसने पॉलिटिकल। अब एक बात बताओ, सिद्धरामैया जी और ये इधर कर्नाटक में डीके साहब जो हैं, शिव कुमार जी,
ये दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब एक को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए और एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो दूसरे को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है या डिप्यूटी सीएम बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया ताकि वो गुस्सा होके ना भाग जाए। ठीक है, कोर्स बेटा मैंने आपको कहा था ना 32 क्लासेस में कंप्लीट कराऊंगी, तो 32 में ही कंप्लीट कराऊंगी और 3 क्लासेस में रिवीजन ही कराऊंगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। स्टेट के भी आर्टिकल याद हो जाएंगे, शुभ्रम आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कल करते हैं, ठीक, कल करते हैं आगे गुड्डा इसको।